ये पुराना हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पे खड़ा था। कभी ये बहुत भव्य था, एक महल जैसा। अब बस अपनी पुरानी शान का साया बचा था। दीवारें टूट रही थीं, छत आधी गिरी हुई थी। नए पौधे और बेलें इस इमारत को ढकने लगी थीं, टूटी खिड़कियों और फटी दीवारों से अपना रास्ता बनाती हुई। लोग कहानियां सुनाते थे एक श्राप की, एक राजा की, जिसने अपनी ये दीवारों के भीतर अपनी सल्तनत और अपनी जान गंवा दी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर कदम रखने की तो बात ही दूर थी। यह रहस्यों की जगह थी, डर की जगह थी। साल बीतते गए और हवेली वैसे ही खड़ी रही। समय का कहर बरसता रहा और कभी गर्व करने लायक ये इमारत और भी टूटती गई। फिर भी कहानियां बनी रहीं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं। हर बार कहानी थोड़ी और बढ़ जाती। पहाड़ी पर बनी हवेली एक किंवदंती बन गई, एक डरावनी कहानी जो अलाव के पास और अंधेरे में सुनाई जाती थी। ये जगह समय के साथ भुला दी गई थी, फिर भी डर में हमेशा याद रखी जाती थी। उर्मिला कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी निगाहें दूर एक विशाल आकृति पर टिकी हुई थीं। हवेली दूर से ही विशाल दिख रही थी। उसके बगल में उसका छोटा बेटा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, अपनी मां पर छा रहे बेचैनी के साए से बेखबर। जिंदगी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। उर्मिला को एक छोटे बच्चे के साथ विधवा छोड़ दिया था। ये पुरानी हवेली एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिली। उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे सूरज ढलने के साथ पहुंचे। लंबे साए जंगली घास के मैदान पर पड़ रहे थे। हवा में नमी और सड़े हुए पत्तों की गंध थी। जैसे ही उर्मिला कार से उतरी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा घबरा देने वाला था। बस झींगुरों की आवाज और शाम की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उर्मिला ने हिम्मत जुटाई और रोहन का हाथ पकड़कर अपने नए और कुछ हद तक परेशान करने वाले घर की ओर चल पड़ी। केयरटेकर रामू काका नाम का एक बूढ़ा आदमी झिझकती हुई मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। वह यथासंभव हवेली की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसके प्रयास भी उपेक्षा के वर्षों को नहीं छिपा सके। हर जगह धूल की परत जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में नमी और सड़न की गंध थी। फिर भी उर्मिला इसे कामयाब बनाने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने दिवंगत पति से वादा किया था कि वह रोहन को एक अच्छा जीवन देगी, और यह हवेली अपने भयानक माहौल के बावजूद उनका एकमात्र मौका थी। पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट से उर्मिला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। हालांकि रोहन हवेली के भयानक माहौल से बेफिक्र लग रहा था। वह बचकाने कौतूहल से हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज करता था। उसकी हंसी खाली हॉल में गूंजती थी। पल भर के लिए हवेली से चिपके हुए सायों को दूर भगाती थी। एक रात जब उर्मिला बिस्तर पर लेटी हुई थी, सोने में असमर्थ, उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, उसके कान के पास से आती हुई प्रतीत हुई। जब वह जमकर लेटी हुई थी, ध्यान से सुन रही थी, तो उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी और साफ। यह उसके नाम जैसा लग रहा था। एक शोकाकुल, खींचे हुए स्वर में बोला गया। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने खुद को बैठने और बेडसाइड लैंप चालू करने के लिए मजबूर किया। कमरा खाली था। लैंप लाइट की गर्म चमक में नहाया हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए उर्मिला ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम था। हालिया घटनाओं का तनाव उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फुसफुसाहट जारी रही, रात दर रात तेज होती गई और जोरदार होती गई। वे हर जगह लग रहे थे, उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसे ताना मार रहे थे। कभी कभी वह कसम खा सकती थी कि उसने अपने पीछे पदचाप सुने, लकड़ी के फर्श के खिलाफ रेशम की सरसराहट, भले ही वह अकेली थी। डर उसका स्थायी साथी बन गया, उसके पेट में बसने वाली आशंका की एक गांठ, जिसने अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने अजीब घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन गहराई से उसका एक हिस्सा जानता था कि कुछ बहुत गलत था। रात बहुत शांत थी। उर्मिला गहरी नींद सो रही थी। उसका बच्चा उसके पास सोया हुआ था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बेडरूम के फर्श पर चांदी सी धारियां बना रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, जैसे शांत रात में कोई लोरी बज रही हो। अचानक एक जोरदार आवाज ने शांति तोड़ दी। उर्मिला घबरा कर उठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था।
उसने अपने बच्चे को डरते हुए कस के पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वो उस आवाज का कारण ढूंढने के लिए अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय उसकी अपनी सांसों की आवाज के। उर्मिला कंफ्यूज और डिसोरिएंटेड होकर धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। उसके नंगे पैर मुलायम कालीन पर पड़ रहे थे। वो सांस रोककर खिड़की के पास गई। उसका हाथ कांप रहा था जब वो पर्दे को हटाने लगी। जैसे ही उर्मिला ने पर्दा हटाया, उसकी चीख निकल गई। खिड़की पर एक बड़ा सा पंछी मरा पड़ा था। उसके पंख टेढ़े मेढ़े थे। उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल में मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें मौत की नींद सोई हुई रात में खाली नजरों से देख रही थीं। यह नजारा देखकर उर्मिला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह कभी भी अंधविश्वासी नहीं रही थी, लेकिन उस पंछी की अचानक भयानक मौत के बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। जिस तरह से वह उसकी खिड़की से टकराया था, मानो उसे बहुत जोर से कांच पर फेंका गया हो। यह बहुत ही परेशान करने वाला था। चांदनी पंछी के पंखों पर चमक रही थी, उसके छोटे से शरीर के अस्वाभाविक सन्नाटे को उजागर कर रही थी। उर्मिला कांप उठी। उसके दिल में एक ठंडा डर समा गया। वह जानती थी कि वह उस रात फिर कभी नहीं सो पाएगी। उर्मिला ने सावधानी से मरे हुए पंछी को खिड़की से हटाया। उसका पेट मथ गया जब उसे उसकी सड़ी हुई गंध आई। उसने जल्दी से उसे ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसके बेजान शरीर की तस्वीर उसे परेशान करती रही। उस रात उसे नींद नहीं आई। घर की हर आहट, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट से उसके जिस्म में सिहरन दौड़ जाती थी। वह करवटें बदलती रही। उसका दिमाग बेचैन कर देने वाले ख्यालों से घिरा हुआ था। ऐसा क्या हुआ था जो उस पंछी ने इतनी जोर से उसकी खिड़की से टकराया था? क्या यह सिर्फ एक अजीब दुर्घटना थी या कुछ और भयानक चल रहा था? सुबह तक थकावट छा गई थी, लेकिन डर बना हुआ था। पिछली रात की घटनाओं के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने हवेली के कर्मचारियों से बात करने का फैसला किया। जरूर किसी ने तो कुछ देखा होगा या शायद कोई प्रैंक भी किया होगा। उर्मिला ने हवेली के भव्य हॉल में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। उसने पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने पंछी और उसकी मौत के परेशान करने वाले तरीके के बारे में बताया। उसने पूछा कि क्या किसी ने घटना देखी है या उसे पता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। कार्यकर्ता, माली, सफाई कर्मचारी और रखरखाव कर्मचारियों का एक मिश्रण उसकी कहानी को ध्यान से सुन रहा था। कुछ ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा, जबकि अन्य ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। पिछली रात किसी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। उन्होंने उर्मिला को आश्वासन दिया कि यह एक साधारण दुर्घटना रही होगी, अंधेरे से भटका हुआ पंछी। उनकी बातों से उर्मिला की बेचैनी कम नहीं हुई। अगर यह सिर्फ एक दुर्घटना थी तो पंछी अब कहां था? यह बस गायब नहीं हो सकता था। उसने कार्यकर्ताओं से मैदान की तलाशी लेने को कहा, कुछ सबूतों के लिए बेताब, कुछ स्पष्टीकरण जो उसके दिमाग को शांत कर सके। कार्यकर्ता मरे हुए पंछी के किसी भी संकेत की तलाश में हवेली के मैदान में फैल गए। उन्होंने बगीचों, झाड़ियों, यहां तक कि छत तक की तलाशी ली, लेकिन उनके प्रयास निष्फल साबित हुए। कहीं भी पंछी का कोई पता नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। उर्मिला हवेली की सामने की सीढ़ियों से देख रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने उसे झुलसा दिया था, लेकिन उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। कार्यकर्ता लौट आए। उनके चेहरे पर भ्रम और चिंता के भाव थे। उन्हें कुछ नहीं मिला था। जैसे ही उर्मिला इस परेशान करने वाले घटनाक्रम को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, हवा में एक रक्त रंजित चीख गूंज उठी। छत की जांच करने वाला युवक नीचे पक्के रास्ते पर आ गिरा। उसका शरीर एक बीमार कर देने वाली आवाज के साथ उर्मिला के खड़े होने से कुछ ही फीट की दूरी पर गिरा। समय मानो रुक गया हो। उर्मिला उस युवक के टूटे हुए शरीर को देखती रह गई। उसकी रगों का खून जम गया। कार्यकर्ता उसकी तरफ दौड़े। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से पीले पड़ गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जा चुका था। उर्मिला पीछे हट गई। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। मरा हुआ पंछी, कार्यकर्ता का गिरना, अकटनीय गुमशुदगी, यह सब बहुत ज्यादा था। उसे जी मिचलाने लगा और वह बेहोश होने लगी। उसके चारों ओर की दुनिया घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। हवेली की दीवारें उसके पास आ रही थीं, उसका दम घोंट रही थीं। जैसे ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि पंछी, कार्यकर्ता की मृत्यु, यह सब किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। एक भयानक पूर्वाभास सच हो गया था। उर्मिला को भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ा। हवेली, जो कभी सुरक्षा और सुरक्षा का प्रतीक थी, अब मौत और आतंक का स्थान थी।
और वह इसकी दीवारों के भीतर फंस गई थी, इस भयानक दिन की भयावह घटनाओं से प्रेतवाधित। उर्मिला ने अपने बेटे रोहन का हाथ थामा। वो दोनों उस विशाल इमारत के सामने खड़े थे। हवेली बहुत बड़ी थी, जैसे किसी भूली हुई दुनिया की निशानी। उसका चमकता हुआ चेहरा अब सायों में डूबा हुआ था, सालों की उपेक्षा का नतीजा। उर्मिला एक विधवा महिला, लेकिन इरादों की मजबूत। उसने ठाना था कि वो इस हवेली को फिर से पहले जैसा बनाएगी। ये एक नई शुरुआत थी, उनकी जिंदगी को फिर से बनाने का मौका। हवेली भले ही टूटी हुई थी, लेकिन एक बेहतर भविष्य का वादा भी देती थी। रोहन, उसका 10 साल का बेटा, उतना खुश नहीं था। उसे हवेली को देख के डर लग रहा था। उसकी खालीपन में एक भारीपन था, एक दबाव सा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। हवेली की खामोशी को बस उनके काम की आवाजें ही तोड़ती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ जाता, जिससे उर्मिला की रूह कांप जाती। साए लंबे होते जाते और डरावने लगते। एक शाम रोहन उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से पिला पड़ा था। माँ, मैंने किसी को रोते हुए सुना, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उर्मिला ने इसे उसके वहम समझकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल में भी बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। ये अजीब घटनाएं होती रहीं। बिना हवा के दरवाजे खुलते, रात के सन्नाटे में पैरों की आवाजें गूंजती, चीजें अपने आप हिल जाती। उर्मिला ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त ये एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके हौसले को तोड़ रहा था। हवेली का इतिहास रहस्य से भरा था। लोगों में अफवाह थी कि यहाँ एक राजा परिवार रहता था, लेकिन उनका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे उर्मिला हवेली के अतीत में उतरती गई, उसे प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की एक कहानी का पता चला। उसे फर्श के नीचे छिपी एक पुरानी डायरी मिली। ये माया नाम की एक नौकरानी की थी, जिसे राजकुमार से प्यार हो गया था। उनका प्यार मना था। उनकी सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन। डायरी अचानक खत्म हो गई। उनकी किस्मत अधूरी रह गई। एक रात उर्मिला एक भयानक धुन सुनकर उठी, जो हवा में तैर रही थी। ये एक दर्दनाक धुन थी, जो दुहक और चाहत से भरी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये माया का दर्द था जो वो महसूस कर रही थी? क्या हवेली उसके दर्द की गूंज से गूंज रही थी? रोहन का अलौकिक शक्तियों से सामना और भी बाराचे गया। उसने सफेद कपड़ों में एक औरत देखने का दावा किया, जिसका चेहरा ढका हुआ था और वो गलियारों में चुपचाप रो रही थी। उर्मिला ने इसे बुरे सपने कहकर टाल दिया, लेकिन वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दोपहर जब वो लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तो उसने उसे देख लिया। सफेद कपड़ों में वो औरत, जैसा रोहन ने बताया था, कमरे के दूसरे छोर पर खड़ी थी। वो मुड़ी, उसकी उदास आंखें उर्मिला से मिलीं और फिर वो हवा में गायब हो गई। उर्मिला डर गई थी, लेकिन उस भूतिया आकृति की ओर अजीब तरह से खींची भी चली गई। उसने रोती हुई औरत के लिए सहानुभूति महसूस की, एक साझा दुख का एहसास जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे था। उसने माया और राजकुमार के बारे में और जानने का फैसला किया। वो लोकल लाइब्रेरी गई। उम्मीद थी कि उसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कुछ जवाब मिलेंगे। लाइब्रेरियन, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में ज्ञान था, उसने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उसने उस मनाही वाले प्यार की कहानी की पुष्टि की और उनके प्यार के दुखद अंत के बारे में बताया। लाइब्रेरियन ने बताया कि राजकुमार और माया ने चुपके से शादी कर ली थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजा उनकी अवज्ञा से क्रोधित होकर माया को मरवा दिया और राजकुमार को हवेली की दीवारों के भीतर कैद कर दिया। उर्मिला को एहसास हुआ कि रोती हुई औरत माया है, उसकी आत्मा बेचैन है और शांति की तलाश में है। राजकुमार दिल टूटा और पागल हो गया। उसने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान ले ली, जिससे उसके दुखद इतिहास में एक और परत जुड़ गई। उर्मिला ने उन दोनों प्रेमियों के लिए गहरा दुख महसूस किया। उनकी प्रेम कहानी हालांकि दुखद थी, लेकिन उनके अपने नुकसान से मेल खाती थी। उसने उन्हें शांति पाने में मदद करने की ठान ली। उसने हवेली में एक छोटा सा समारोह आयोजित करने का फैसला किया, जो उन अभागे प्रेमियों के प्रति सम्मान और स्मरण का प्रतीक था। उसे उम्मीद थी कि इससे माया को वो शांति मिलेगी जिसकी उसे चाहत थी, और अंततः हवेली से दुख का साया हट जाएगा। भाग 5, समय के साथ दौड़। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, हवेली में हलचल सी होने लगी। तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा हॉल से होकर बहने लगी। उर्मिला ने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और गुस्सैल। उसे एहसास हुआ कि उसके कर्म उल्टे पड़ गए हैं। शांति पाने के बजाय माया की आत्मा और अधिक उत्तेजित हो गई थी। उर्मिला को लगा कि ये मौजूदगी क्रोधित राजा की है, जिसका गुस्सा दशकों से गूंज रहा है। उर्मिला के दिल में डर समा गया।
उसे रोहन को हवेली से बाहर निकालना था। वे खतरे में थे। हवेली में रहने वाली हस्तियां उदार नहीं थीं। वे सदियों के दर्द और क्रोध से भरे हुए थे। उसने रोहन को पकड़ा, जो अब माहौल में अचानक हुए बदलाव से डर गया था। हमें जाना होगा अभी, उसने उसे मुख्य द्वार की ओर खींचते हुए आग्रह किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे एक बहरेपन भरे धमाके के साथ बंद हो गए। वे फंस चुके थे। भाग 6 फंस गए। घबराहट उर्मिला के माध्यम से बढ़ गई क्योंकि उसने बंद दरवाजों को खटखटाया। वे हिले तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि घर उनके चारों ओर बंद हो रहा है। हवा में द्वेष भर गया है। वह रोहन के भयभीत फुसफुसाहट सुन सकती थी और यह उसके बचने के दृढ़ संकल्प को फ्यूल्ड। तापमान गिर गया और एक बार के परिचित कमरे अब विकृत और मेनेसिंग लग रहे थे। राजा की भूतिया आकृति उनके सामने मटीरियलाइज्ड, उसकी आंखें रोष से जल रही थीं। उर्मिला ने रोहन को अपने पीछे कर लिया। उसका डर एक मां की उग्र सुरक्षा को रास्ता दे रहा था। मेरे क्रोध से कोई बच नहीं सकता। राजा की आवाज गूंज उठी। हवेली में गूंज रही थी। वह उनकी ओर झपटा। उसका भूतिया हाथ द्रुत इरादे से आगे बढ़ा। उर्मिला जानती थी कि उन्हें बचना है और जल्दी बचना है। जल्दी से सोचते हुए उर्मिला को पुराने नौकरों की सुरंग याद आ गई जो उसने नवीनीकरण के दौरान खोजी थी। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। भाग 7 एक हताश पलायन। रोहन, हमें जाना होगा अभी। उर्मिला ने उसका हाथ पकड़ा, उसे छिपे हुए रास्ते की ओर खींच लिया। सुरंग संकरी और धूल भरी थी। हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी, लेकिन यह उनकी हताश उड़ान में आशा की एक किरण प्रदान करता था। वे अंधेरे में भागे। राजा की क्रोधित गर्जना उनके पीछे गूंज रही थी। सुरंग अंतहीन लग रही थी। हर मोड़ उनकी हताशा को बढ़ा रहा था। उर्मिला के फेफड़े जल रहे थे और रोहन ठोकर मार रहा था। उसके छोटे पैर ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि वे आगे नहीं दौड़ सकते, उन्होंने आगे एक धुंधली रोशनी देखी। सुरंग पुराने गैरेज में खुल गई, जहां उर्मिला की कार खड़ी थी। यही उनका बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वे कार में घुस गए। उर्मिला जल्दी में चाबियों के साथ फंबलिंग कर रही थी। इंजन जीवन के लिए स्पटर्ड और उसने गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया। कार आगे की ओर झुक गई। भाग 8 फाटकों से टकराते हुए। हवेली के द्वार उनके सामने थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए एक भव्य बाधा। उर्मिला के पास उन्हें खोलने का समय नहीं था। उसे एक चुनाव करना था, उनके जीवन के लिए एक हताश जुआ। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ उसने लोहे के फाटकों पर कार को निशाना बनाया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। कसकर पकड़े रहो रोहन, वह चिल्लाई। उसकी आवाज इंजन की गर्जना के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कार एक बहरेपन दुर्घटना के साथ फाटकों से टकरा गई। लकड़ी बिखर गई और धातु मुड़ गई। उर्मिला ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वे हवेली से दूर भाग गए। इंजन की गर्जना रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विजयी सिम्फनी थी। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से मीलों दूर नहीं हो गए। शहर की रोशनी एक स्वागत योग्य दृश्य थी। उर्मिला ने ऊपर खींच लिया। उसका पूरा शरीर कष्टदायक भागने के बाद के प्रभाव से कांप रहा था। भाग 9 एक मां का प्यार, एक बच्चे की सुरक्षा। उसने रोहन को देखा। उसका चेहरा पीला था लेकिन अनहार्म्ड। राहत ने उसे ज्वार की लहर की तरह धो डाला। अब हम सुरक्षित हैं रोहन, उसने फुसफुसाते हुए उसे एक तंग आलिंगन में खींच लिया। वह उससे लिपट गया। उसका छोटा सा शरीर फूट फूट कर रो रहा था। उस पल में उर्मिला को पता था कि उसने सही फैसला किया है, चाहे वह कितना भी लापरवाह क्यों न लगे। हवेली अपने दुखद अतीत और प्रतिशोधी आत्माओं के साथ अंधेरे की जगह थी। वे इसके चंगुल से मुक्त थे। भयानक परीक्षा अब एक दूर का सपना। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को तोड़ा, उर्मिला ने कृतज्ञता की भावना महसूस की। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। साझा अनुभव से उनका बंधन मजबूत हुआ। हवेली और उसके भूत उनके पीछे थे। उनके जीवन का एक बोन चिलिंग अध्याय अब बंद हो गया, लेकिन उस रात की याद, आतंक और हताश पलायन हमेशा के लिए उनके दिमाग में अंकित रहेगा। छाया में छिपी अनदेखी ताकतों का एक निरंतर अनुस्मारक जो बेअनलीश होने की प्रतीक्षा कर रही है। भाग 10 आजादी की कीमत। कार दुर्घटना ने खबर बना दी। एक स्थानीय परिवार शहर के बाहरी इलाके में बदनाम अबैंडन्ड हवेली के फाटकों से टकरा गया था। उर्मिला ने अलौकिक घटनाओं को गुप्त रखने का विकल्प चुनते हुए बस इतना कहा कि दुर्घटना होने पर वे संपत्ति छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को संदेह था, लेकिन इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था। हवेली
त्रासदी के अपने लंबे इतिहास और अफवाहों से प्रेतवाधित अटकलों और भय का स्रोत बनी रही। उर्मिला और रोहन ने हवेली की छाया से बहुत दूर नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, भयानक यादों को अपने दिल में गहराई से दबा दिया। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा उनकी खिड़की के बाहर गरजती थी तो उर्मिला कसम खा सकती थी कि उसने एक शोकपूर्ण राग के दूर के तनावों को सुना। रोती हुई महिला और प्रेतवाधित हवेली की एक बोन चिलिंग याद दिलाता है जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी। भाग 11। हवेली का सन्नाटा। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर बंद थे। फाटकों की मरम्मत की गई, लेकिन उनके बचने के निशान बने रहे, उस रात की भयानक घटनाओं का एक मौन प्रमाण। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि हवेली अब शांत थी, कि आत्माओं को शांति मिल गई थी। दूसरों ने दावा किया कि हवेली इंतजार कर रही थी। इसकी खामोशी त्रासदी के एक और अध्याय के लिए एक भयावह प्रस्तावना थी। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, पहाड़ी पर बनी हवेली रहस्य की जगह बनी रही। एक बोन चिलिंग याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए बेहतर हैं और कुछ कहानियां अनकही रहने के लिए बेहतर हैं। रात बहुत अंधेरी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उर्मिला अपने बच्चे को गोद में लिए घर से निकली। डर से उसका पूरा बदन कांप रहा था। बच्चा रो रहा था और उर्मिला उसे चुप करा रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, पर डर उसके पीछे साए की तरह चल रहा था। उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। वह उसे लेकर कहां जाए? उसे जल्दी से जल्दी किसी सेफ जगह पर पहुंचना था। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। उसकी नजरें बस एक आस की तलाश में सड़क पर दौड़ रही थीं। तभी उसे दूर से एक कार की लाइट दिखाई दी। वह भागकर सड़क के बीचों बीच आ गई। उसने हाथ उठाकर कार को रुकने का इशारा किया। कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। उर्मिला का दिल जोरों से धड़क रहा था। कार का शीशा नीचे हुआ। उर्मिला ने हिम्मत करके देखा। एक पुलिस ऑफिसर कार में बैठा था। उर्मिला ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। क्या हुआ माताजी? इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। उर्मिला ने कांपते होठों से अपनी आपदा कह सुनाई। मुझे डर लग रहा है साहब। मुझे और मेरे बच्चे को आपकी मदद की जरूरत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस ऑफिसर उर्मिला की बात समझ गया। उसने बिना देर किए उसे और उसके बच्चे को कार में बिठा लिया। घबराओ मत माताजी, अब तुम सेफ हो। कार तेजी से अंधेरे में दौड़ने लगी। उर्मिला को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लग रहा था कि वह एक बुरे सपने से बाहर आ गई है, पर यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक कार के सामने कुछ गिरा। ब्रेक लगी। उर्मिला एक बार फिर से डर गई। क्या फिर से कोई मुसीबत? घबराओ मत माताजी, पुलिस ऑफिसर ने कहा। वह कार से बाहर निकला। कार के सामने एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। वह बहुत ज्यादा घायल लग रहा था। पुलिस ऑफिसर ने उसे उठाया। लगता है बेहोश हो गए हैं, पुलिस ऑफिसर ने कहा। उसने बूढ़े को कार में बिठाया। चलो पहले इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, पुलिस ऑफिसर ने कार स्टार्ट की। तभी बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा डरावना था। उसने एक हाथ से पुलिस ऑफिसर का गला पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? उर्मिला चीखी। बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी खौफनाक थी। उसने दूसरे हाथ से पुलिस ऑफिसर पर वार किया। पुलिस ऑफिसर के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गन निकाली और गोली चला दी। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। कार सड़क के किनारे जाकर रुक गई। उर्मिला और उसका बच्चा सन्न रह गए। यह सब क्या था? क्या वह बूढ़ा आदमी वाकई में कोई खतरा था, या वह सिर्फ मदद चाहता था? उर्मिला को पता नहीं था, पर एक बात तो तय थी कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह उर्मिला के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। यह रात उर्मिला की हिम्मत और उस अज्ञात खतरे की याद दिलाता रहेगा जो अंधेरे में छुपा रहता है। बुढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। वो बड़ा ही खौफनाक था। उर्मिला उसे देख रही थी। पुलिस वाला ऑफिसर सिंह सीधा उसके पास गया।
वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। रुको वहीं, ऑफिसर सिंह चिल्लाया। बुढ़ा नहीं हिला। ऑफिसर सिंह ने अपनी बंदूक निकाली। उसने गोली चलाई। धमाका! बुढ़ा जमीन पर गिर गया। वो हिल नहीं रहा था। उर्मिला की सांसें अटक गई। क्या वो मर गया? लेकिन तभी बुढ़ा उठकर बैठ गया। उसे खून नहीं बह रहा था। उसे खरोंच तक नहीं आई थी। उर्मिला की आंखें दहशत से फैल गईं। उसने अपने दोनों बच्चों को पकड़ा। हमें जाना होगा, अभी। वो घबराकर फुसफुसाई। ये नामुमकिन है, ऑफिसर सिंह हकलाया। मैंने उसे गोली मारी थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे समझ आ गया था। बुढ़ा मुस्कुराया। ये कोई दोस्ताना मुस्कान नहीं थी, ये ठंडी और शैतानी थी। वो धीरे धीरे उठा। वो एक भूत था। उर्मिला ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा। वे एक गुप्त रास्ते की तरफ भागे जो उसने पहले खोज निकाला था। यही उनका एकमात्र मौका था। बच्चे डरे हुए थे। वे भूत को पास आते हुए सुन सकते थे, लेकिन उर्मिला ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। वे रास्ते से भागते रहे। अंधेरा और नमी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें आखिर में एक रोशनी दिखाई दी। वे लगभग बच निकले थे। भाग 4, रिहाई। ऑफिसर सिंह फंस गया था। भूत ने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था। उसने अपना हाथ उठाया। एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई। ऑफिसर सिंह को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। वो भूत के हाथ के नीचे से झुक गया। वो खिड़की की तरफ भागा। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही वह कूदा, कांच टूट गया। वो बाहर जमीन पर गिर पड़ा। उसे चोटें आई थीं और खरोंचें आई थीं, लेकिन वो जिंदा था। भाग 5, आजादी की दौड़। ऑफिसर सिंह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उर्मिला और उसके बच्चों को बाहर सड़क पर देखा। वे भाग रहे थे। इस तरफ, वो चिल्लाया। उसने सड़क से नीचे की ओर इशारा किया। दूर से वे तेज रोशनी देख सकते थे। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। बत्तियां करीब आ रही थी। क्या यह उनकी कल्पना थी, या हवेली से आने वाली भूतिया आवाजें धीमी हो रही थीं? भाग 6, शरण स्थल और परछाइयां, एयरपोर्ट। ऑफिसर सिंह हांफने लगा। अब हम सुरक्षित हैं। उर्मिला एक बेंच पर गिर पड़ी। उसके बच्चे उसके पास आ गए। वे सुरक्षित थे। उसे राहत मिली। ऑफिसर सिंह ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन ब्लैकवुड मैनर में परछाइयां अभी भी थीं। भूत अभी भी हवेली की दीवारों के भीतर फंसा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था, और किसी दिन वो बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा।